ड्यूक विश्वविद्यालय के 2 वित्त प्रोफेसरों के एक अध्ययन में पाया गया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज़लेटर्स के सर्वश्रेष्ठ 10% की सिफारिशों का पालन किया होता तो आपने 1991 से 1995 तक 12.6 वार्षिक रिटर्न अर्जित की होती। लेकिन अगर आपने उन्हें अनदेखा किया और अपने पैसे को स्टॉक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आय होती। जैसा कि डेनिश दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने उल्लेख किया है, जीवन को बीते समय से ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे भविष्य में जीना चाहिए। पीछे मुड़कर देखें, आप हमेशा वही देख सकते हैं जब आपने अपने शेयरों को खरीदना और बेचना चाहिए था। लेकिन आप इसे देखकर सोच में न पड़ जाएं। जब आप वास्तविक समय में इसे देख रहे हों, बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है। वित्तीय बाजारों में हमेशा के लिए 2020 की बाधा रही है, लेकिन दूरदर्शिता कानूनी रूप से अंधी होती है। इसलिए अधिकांश निवेशकों के लिए बाजार का समय जानना व्यवहारिक और भावनात्मक रूप से असंभव होता है। क्या चल रहा है? जो स्टॉक अंतरिक्ष यान की तरह गति पकड़ते हैं, वे जैसे ही पृथ्वी के समतापमंडल से आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्टॉक अक्सर गुरुत्वाकर्षण को चीरकर आगे बढ़ जाते हैं। आइए 1990 के सबसे हॉट ग्रोथ शेयरों में से 3 के ट्रांजैक्टरीज पर नजर डालते हैं, जो है जनरल इलेक्ट्रिक, होम डिपो और सन माइक्रो सिस्टम। 1995 से 1999 तक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक बड़ा और अधिक लाभदायक साबित हुआ। सन का राजस्व दुगना हो गया और होम डिपो का दुगने से अधिक हो गया। वैल्यू लाइन के अनुसार जीई का राजस्व 29% बढ़ा था, जिसकी कमाई 65% बढ़ी। होम डिपो और सन की प्रति शेयर आय लगभग 3 गुनी हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जिसने ग्राहम को एक बार भी हैरान नहीं किया। जितनी तेजी से ये कंपनियां बढ़ी, उनके शेयर उतने ही महंगे होते गए। और जब स्टॉक कंपनियों की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो निवेशक हमेशा मुसीबत में होते हैं। जैसा कि ग्राहम बताते हैं कि एक महान कंपनी तब एक महान निवेश नहीं होती है जब आप स्टॉक के लिए बहुत अधिक भुगतान करते हैं। जितना अधिक स्टॉक बढ़ता है उतना ही ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन उस सहज विश्वास को वित्तीय भौतिकी के एक मौलिक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से विरोधाभासी माना जाता है। जितना बड़ा वे प्राप्त करते हैं उतनी ही धीमी गति से बढ़ते हैं। $1 बिलियन कंपनी अपनी बिक्री को काफ़ी आसानी से दुगना कर सकती है, लेकिन $50 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए $50 बिलियन व्यवसाय की कंपनी कहाँ से ला सकती है? ग्रोथ स्टॉक तब खरीदने लायक होते हैं जब उनकी कीमतें उचित होती है, लेकिन जब उनका कीमत रेशो अनुपात 25 से 30% अधिक हो जाता है तब वे बदसूरत हो जाती है। जैसे पत्रकार कैरोल लूमिस ने पाया कि 1960 से 1999 तक फॉर्च्यून 500 की सूची में सबसे बड़ी 150 कंपनियों में से केवल 8 ही 2 दशकों से सालाना औसतन कमाई कम से कम 15% अर्जित करने में सफल रही। 5 दशकों के आंकड़ों को देखते हुए सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन एंड कंपनी की शोध फर्म ने दिखाया कि बड़ी अमेरिकी कंपनियों के केवल 10% ने कम से कम लगातार 5 सालों तक अपनी कमाई में 20% की वृद्धि की, जो 10 सालों के लिए केवल 3% कंपनियों ने 20% की वृद्धि की हुई थी। और खास बात यह है कि एक भी कंपनी ने इसे लगातार 15 साल तक ऐसा नहीं किया। 1951 से लेकर 1998 तक के हजारों अमेरिकी शेयरों के एक अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि 10 वर्ष की अवधि में शुद्ध कमाई में औसतन 9.7% सालाना वृद्धि हुई, लेकिन सबसे बड़ी 20% कंपनियों के लिए कमाई केवल 9.3% की वार्षिक औसत से बढ़ी। यहाँ तक कि कई कॉरपोरेट नेता इन बाधाओं को समझने में विफल रहते हैं। हालांकि बुद्धिमान निवेशक बड़े विकास शेयरों में दिलचस्पी लेते हैं जब वे अपनी सबसे लोकप्रिय परिस्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो जैसे जुलाई 2002 में जॉनसन एंड जॉनसन ने घोषणा की कि संघीय नियामक अपने एक दवा कारखाने में झूठे रिकॉर्ड और आरोपों की जांच कर रहे थे और एक ही दिन में स्टॉक में 16% की गिरावट आ गई। पिछले 12 महीनों की कमाई 24 गुना से घटकर जॉनसन एंड जॉनसन की हिस्सेदारी महज 20 गुना रह गई। उस निचले स्तर पर जॉनसन एंड जॉनसन एक बार फिर से एक ग्रोथ स्टॉक बन सकता था, जिसके विकास के लिए यह एक उदाहरण है जिसे ग्राहम अपेक्षाकृत अलोकप्रिय बड़ी कंपनी कहते हैं। अच्छी कीमत में बढ़िया कंपनी खरीदें। क्या आपको सभी अंडे एक टोकरी में रखने चाहिए? एंड्रयू कार्नेगी ने 1 सदी पहले कहा था कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में रखें और फिर उस टोकरी को देखते रहें। जीवन की महान सफलताएं एकाग्रता से बनती है, जैसा कि ग्राहम बताते हैं। आम शेयरों से वास्तव में बड़े भाग्य उन लोगों द्वारा बनाए गए हैं
जिन्होंने अपना सारा पैसा एक निवेश में लगाया था जिसे वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग एक एकल उद्योग या एक एकल कंपनी में केंद्रित निवेश में अपनी संपत्ति का पता लगाते हैं। 1982 से अब तक उदाहरण के तौर पर देखें तो फोर्ब्स 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगभग सभी ने अब तक अनडाइवर्सिफाइड फॉर्चून से ही डोमिनेट किया है। हालांकि लगभग कोई छोटी किस्मत इस तरह से नहीं बनाई गई है और न ही इस तरह से कोई बड़े भाग्य लिखे गए हैं। कार्नेगी ने जो उल्लेख करने के लिए जिसे छोड़ दिया है वह यह है कि एकाग्रता जीवन की अधिकांश महान असफलताओं को भी बनाती है। फोर्ब्स की रिच लिस्ट पर फिर से नजर डालें। 1982 में वापस फोर्ब्स 400 के सदस्यों का औसत मूल्य $230 बिलियन था। 2002 के फोर्ब्स 400 पर इसे बनाने के लिए औसत 1982 के सदस्य को अपने धन पर केवल 4.5 औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करने की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेयर बाजार ने 13.2% का वार्षिक औसत प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि 1982 से फोर्ब्स 400 में से कितने भाग्यशाली अमीर 20 साल बाद सूची में बने रहे? कुल सदस्यों में से केवल 64 और 2002 की सूची में अभी भी 16% हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखे हुए हैं जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे, जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में। जो हार्डवेयर या बुनियादी निर्माण या अन्य सभी मूल सदस्य इनसे दूर हो गए। जब कठिन समय